द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स में एस टी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के पीसेस ऑफ राइटिंग्स हैं, ठीक है। दो अलग अलग प्रीफेस ऑफ राइटिंग हैं, जिनमें फर्स्ट तो दो अलग अलग पीसेस ऑफ राइटिंग हैं। एक का कन्वेंशनल पीस है, एक का सिंपल पीस है। कन्वेंशनल जो हैं वो कॉलेज के हैं, जिसमें हमारे पास सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो वर्ड्सवर्थ है उसकी सिंपल और रस्टिक पोइट्री है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्वेंटन एबे, और कॉलेज की पोइट्री की एग्जांपल ले सकते हैं एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अच्छा जी, lyrical ballad somehow causes laughter and in some sections, and in the opposite there is also the tears as well, ठीक है। लेकिन the purpose of author was justified in the second part, in the second edition, that was the preface to the lyrical ballads. अब अगर हम प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स को देखते हैं तो इसको हम 7 हेडिंग्स में कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू द हेडिंग्स। सबसे पहले हमारे पास है डिफेंस ऑफ हिज पॉइंट्स, कि इसकी 4 रीजंस इन्होंने दी थी रस्टिक लाइफ को चूज करने की। पहली रीजन थी कि इट इज हम्बल एंड रस्टिक लाइफ एसेंशियल पैशंस ऑफ द हार्ट फाइंड अ बेटर सॉइल एंड आर लेस अंडर रिट्रेन स्पीकिंग अ प्लेनर और मोर एम्पैथेटिक लैंग्वेज। कि यहाँ पे हमारे पास एक हम्बल और जो रस्टिक लाइफ है उसमें हमारे जो पैशंस हैं वो बहुत बेटर तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। इन दैट कंडीशन ऑफ लाइफ आवर फीलिंग को एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ ग्रेटर सिंप्लिसिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली मे बी मोर एक्यूरेट एंड कंटेम्पेबल एंड मोर फोर्सिबली कम्युनिकेटेड। कि यहाँ पे जो हमारे इमोशंस हैं वो बहुत सिंपली करेंगे एग्जिस्ट, ठीक है, सिंपली को एग्जिस्ट करेंगे विद द ग्रेटर सिंप्लिसिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली मे बी मोर एक्यूरेटली कंटेम्पलेटेड। और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्सिबली कम्युनिकेटेड होंगी, ईजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि मैनर्स ऑफ रूरल लाइफ जर्मिनेट फ्रॉम द फीलिंग्स एंड फ्रॉम द नेसेसरी कैरेक्टर ऑफ रूरल ऑक्यूपेशंस एंड आर मोर इजीली कॉम्प्रिहेंड एंड मोर ड्यूरेबल। बेसिक चीज़ ये है, मोर इजीली कॉम्प्रिहेंड एंड मोर ड्यूरेबल, कि वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेनेबल होंगी और मोर ड्यूरेबल होंगी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखेंगी। उसके बाद इन दैट कंडीशन द पैशन ऑफ अ मैन आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, कि वो नेचर के साथ मैन इतना कनेक्टेड है कि उसके जो इमोशंस हैं दैट वुड बी कंटेम्ड विद द नेचर। तो ये 4 रीजंस दी थी उन्होंने रस्टिक लाइफ को यूज़ करने की। उसके बाद सेकेंड हेडिंग हमारे पास आ जाती है डिक्शन एंड स्टाइल ऑफ द पोम्स। अवॉइड पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो चीज़ हमने डिस्कस की कि उनका पर्सोनिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की पर्सोनिफिकेशन उनको पसंद नहीं थी। क्यों? वो कहते थे कि आर्ट को लाइफ के करीब लाना है, ठीक है। वो उन एक्सप्रेशंस को भी यूज़ करना अवॉइड करते थे जो बहुत सारे पोइट्स यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वल्गैरिटी क्रिएट होती थी, ठीक है। क्यों? और वो कहते थे कि जो लाइफ को हम आर्ट के करीब लाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की पर्सोनिफिकेशन करेंगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक हो गया। तो ही ऑल्सो अवॉइड्स पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ ये कहते थे कि पोइट्री और प्रोज शुड हैव द सेम लैंग्वेज, द ओनली चेंज एक्सेप्टेड कैन बी मीटर, कि मीटर के सिवा कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, पोइट्री और प्रोज की सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। और वो ये भी कहते थे कि लॉफ्टीनेस ऑफ स्टाइल जो है दैट कम्स फ्रॉम द लॉफ्टीनेस ऑफ इमोशन, उसमें कोई पर्सोनिफिकेशंस, मेटाफर, सिमिलीज ऐड करके आप उसको लॉफ्टीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको अफेक्टिवनेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट द अफेक्टिवनेस ऑफ स्टाइल कम्स फ्रॉम द अफेक्टिवनेस ऑफ द इमोशन। थर्ड हमारे पास आ जाता है द पोइट एंड हिज ड्यूटी। एक पोइट क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है। अ पोइट इज द मैन स्पीकिंग टू द मैन, ठीक है। इसमें इस सारी चीज़ में जो डिस्कस किया हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट। द पोइट इज द पर्सन दैट डील्स विद द मैन इन एन अदर वे, ठीक है। वो वर्ल्ड को, वो चीज़ों को इंटेंसली कॉन्सेंट्रेटेड वे में देखता है, ठीक है। उसके पास ग्रेटर नॉलेज होता है ह्यूमन नेचर का और एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल होती है, ठीक है, देन अ कॉमन मैन। उसके एक कॉमन मैन से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें होती हैं। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल द नॉलेज, इट इज एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, कि हार्ट ऑफ मैन की तरह ये भी इमॉर्टल है, ठीक हो गया। इट इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज, एन इम्प्रेशन एक्सप्रेशन विद द कॉन्टिनेंट्स ऑफ ऑल द साइंसेज। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी ऑफ पोइट्री में डिस्कस कर ली हैं। पोइट्स बाइंड टुगेदर द पैशंस एंड नॉलेज, द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पोइट जो है वो पैशन और नॉलेज को बाइंड टुगेदर करता है, द वास्ट, इट बाइंड टुगेदर वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक हो गया। यूज ऑफ मीटर एंड जस्टिफिकेशन। अब मीटर की कोई यूज़ और उसकी जस्टिफिकेशन की 5 बेसिक रीजंस उन्होंने यहाँ पे दी थी। पहली रीज़न क्या थी कि जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग केपेबल ऑफ गिविंग मोर प्लेयर, कि मीटर जो है अगर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्लेयर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि पोइट्री इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस इमोशंस एंड पैशंस, कि पोइट्री जो है इट इज़ अ स्टेट ऑफ इंटेंस इमोशंस एंड पैशंस, और इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेम्पर एंड रिस्ट्रेन दैम, कि जो इमोशंस हैं उनको उसके अंदर रिस्ट्रेन करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वाई पोएटिक मीटर इज़ नेसेसरी, ठीक है।
और मीटर enables us to perceive the player which come from the realization of unity in the mindset of diversity. कि organic unity का जो concept हमें मिलता है पोइट्री में, poetry is made up of different organs and that it comes together and then become a thing. तो वो जो organic unity का concept हमें मिलता है वो हमें मीटर के थ्रू मिलता है. प्लेयर ऑफ पोइट्री कंसिस्ट इन राइजिंग अ सिमिलर इमोशन एंड कंटिन्यूइंग इट, कि एक सिमिलर इमोशन को राइज करना और उसको कंटिन्यू करना. फॉर एग्जांपल एक पोइट्री में अगर हमें लव का इमोशन मिला तो इट इज़ द पर्पस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू दैट इमोशन टू टिल द एंड. ठीक है, स्टार्ट से एंड तक अगर वो उस इमोशन को कंटिन्यू कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, तो दैट इज़ व्हाट अ सक्सेसफुल पोइट्री लुक्स लाइक. ठीक है, and it is done in a better way with meter, कि अगर मीटर का ख्याल रखा जाए तो it can be done in a better way. Very regularity is is able to sustain and delight longer, कि इसकी जो regularity है वो sustain करने में help out करती है. और पांचवी रीज़न जो थी कि मीटर हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल एंड अफेक्टिव थिंग. ठीक है, मीटर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और अफेक्टिव थिंग है, एक्सेप्टेड थिंग है लोगों के अंदर. ठीक हो गया, कि पोइट्री में लोग मीटर को देखना पसंद करते हैं, मीटर को लाइक किया जाता है. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन. पोइट्री को हमने क्या कहा कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया. ठीक है, और ऑरिजिन्स फ्रॉम इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. इमोशंस थ्योरी ऑफ पोइट्री में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं. दैट दीज आर द इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, कि सुकून की हालत में इमोशंस कलेक्ट किए जाते हैं और देन वो जो इमोशंस हमारे माइंड में होते हैं दैट आर सब्जेक्टेड टू कंटेम्पलेशन, गौर व फिक्र किया जाता है, उन पर सोचा जाता है. एंड देन द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स, कि हमारे पास जो ट्रैंक्विलिटी जो सुकून है वो ग्रेजुअली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. In this mode, successful composition begins, and drawing all the process of thinking, mind should be able to the mood of enjoyment. कि इस सारे process के बीच में the important thing is that mind should be in the condition of enjoyment. Each description would be written both in prose and verses, कि हर जो चीज़ है जो हम लिखते हैं वो प्रोज में भी लिखी जा सकती है, वर्सेस में भी लिखी जा सकती है. लेकिन एक प्रोज चाहे जितना भी प्लेयरेबल हो, हम उसको एक दफ़ा पढ़ के छोड़ देते हैं. लेकिन अगर जो पोइट्री है वो प्लेयरेबल हो तो वी कम बैक टू रीड दैट पोइट्री. ठीक हो गया. उसके बाद जो सिक्स्थ हेडिंग है वो हमारे पास है एन अपील टू द रीडर एंड क्रिटिक्स. अब इस पूरी हेडिंग में जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो रीडर्स को अपील करते हैं कि डू नॉट गो फॉर द थिंग्स लाइक विच पीपल से, डू नॉट गो फॉर द थिंग्स जिनको जो लोग आपको बताएं. जस्ट टेक पोइट्री, रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड कॉम्प्रीहेंड इट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, कि आपको उस पोइट्री में क्या मिलता है. डू नॉट गो फॉर द थिंग, डू नॉट गो फॉर द आइडियाज ऑफ अदर एक्सप्लेनर्स और अदर क्रिटिक्स. और क्रिटिक्स से वो क्या अपील करते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वो चीज़ें फुली अप्लाई नहीं की जो उन्होंने बताई हैं, जैसे कि रस्टिक लाइफ, जैसे कि मीटर का यूज़ और वो सारी चीज़ें. लेकिन वो कहते हैं कि काइंडली इसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, बल्कि इसके पर्पस को समझा जाए. पर्पस क्या था? टू कीप इन माइंड और टू लुक एट द थिंग्स, कि उसको लाइफ के करीब किया जाए आर्ट को. और वो कहते हैं कि लिरिकल बैलेंस में या फिर मेरी पोइट्री में वो पर्पस जस्टिफाई हो रहा है. लास्ट हमारे पास आ जाती है एन अपेंडिक्स ऑन द पोएटिक डिक्शन. he was curious to give the notion of exact notion about the poetic diction. वो कहते हैं कि poetic diction जो है deals with the origin and characterization of phraseology को डिस्कस करते हैं, which was condemned under the name poetic diction. phraseology को डिस्कस करते हैं हम कि phrases को कैसे यूज़ करें, phrases को कैसे effective way में यूज़ करें. ठीक हो गया. Earliest poets wrote from real passions, therefore the language was appropriate. ठीक है, कि पहले जो आर्ट था that was for life sake, यानी कि डायडेक्टिक था, तो वहाँ पे जो वर्ड था, जो पैशंस थे उनके, वो ऐसे वो जब लिखते थे तो इट फील्स लाइक दे आर द फुल बॉम्ब पैकेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वो कहते थे कि वहाँ पे उनका पर्पस था डायडेक्टिक, तो वहाँ पे ये एनर्जी चल सकती थी. लेकिन अब जो पोइट्री का पर्पस है वो प्लेयर प्रोवाइड करना होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर वो एनर्जी ही चलेगी तो दैट वुड नॉट बी द थिंग टू बी डन विद द पोइट्री ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसकी नेचुरलनेस गायब हो जाएगी. ठीक है, लोगों ने ये भी यूज़ किया, इंथुजियाज्म को भी यूज़ किया और बहुत सारे लोगों ने उनको प्रेज भी किया. लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उसको कंडेम किया और ये कहा कि पोइटिक लैंग्वेज विदाउट पोइटिक फीलिंग विच मेक्स इट आर्टिफिशियल एज वेल एज अनट्रू, कि पोइटिक लैंग्वेज और पोइटिक फीलिंग के बगैर उसको आर्टिफिशियल और अनट्रू बना देती है. और यहाँ पे हमारी जो preface to lyrical ballad वो ख़त्म होती है under these 7 headings. And I hope everything is clear, and if there's any single point that you're getting confused about, you can comment down below and I'll definitely answer all the questions to your queries. And see you in the next video. Stay safe. Bye bye.